दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीआई को लेके कि कई लोग जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अपने अकाउंट में गूगल पे से अकाउंट में दूसरे वॉलेट में हम यूपीआई करे जा रहे हैं। ना हमें नेचर पता, ना ये पता हमें दिखाना कैसे है, क्या करना है, किस लिए, इंसेंटिव के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, हेल्प के लिए, या 1-2% कमीशन के लिए। तो कई सारे कमेंट्स मेरे पास आए, काफ़ी लोग परेशान थे कि सर मेरी ट्रांजेक्शन 1 करोड़ पार हो गई है, इनकम टैक्स में लिमिट कितनी है, डॉक्यूमेंट्स संभाल के कैसे रखने हैं, और आईटीआर कैसे बननी है यूपीआई वालों को। तो मैंने क्या करा, जितने भी सवाल थे जो मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए उन सबको कमांड करके आज की वीडियो बनाई है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में मैंने कई सारे बिजनेस कवर करे हैं जो यूपीआई लेते हैं, उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, कौन कौन सी फाइल मेंटेन करेंगे, अपनी आईटीआर कैसे फाइल करेंगे, और 1 साल के अंदर यूपीआई की लिमिट कितनी है ताकि इनकम टैक्स में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इनकम टैक्स या कहीं पे भी बैंक में दिक्कत ना आए। तो बिजनेस कौन कौन से कवर हैं वो मैं आपको सबसे पहले आज बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बिजनेस लिया है, इसके अंदर जो दिखाऊंगा कि कैसे उनको मैनेज करनी है अपनी ट्रांजेक्शन्स को। जो कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं या साइबर कैफे वाले जो रिचार्ज कराते हैं, मनी ट्रांसफर कराते हैं, कैश जमा करा के गाँव देहातों में दूसरे लोगों को पैसा भेजते हैं आरटीजीएस या एनएफटी के थ्रू। और एक दूसरी कैटेगरी जो शॉप चला रहे हैं, शॉप कोई भी हो सकती है, जनरल शॉप है, पान वाले की शॉप है, किराना शॉप है, कॉस्मेटिक की है, मेडिकल शॉप है, जो यूपीआई से पैसा लेते हैं किसी तरह का भी, चाहे यूपीआई से हो, कैश हो, ऑनलाइन हो, आरटीजीएस, एनएफटी। आईटीआर कैसे भरेंगे, कागज कैसे मेंटेन करेंगे, और अपने आप को कैसे सेफ रखना है। एक है फैमिली ट्रांसफर में, कई लोग स्टूडेंट्स हैं, वो अपने रिवॉर्ड कैशबैक के लिए भी कर रहे हैं, फैमिली से पैसा आ रहा है, कैश भी आ रहा है, यूपीआई भी आ रही है, ऑनलाइन, आरटीजीएस, एनएफटी। स्पेशली स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा मैं जो कर रहे हैं। रिवॉर्ड कैशबैक, इसके बारे में तो मैं मना ही कर चुका हूँ कि यार ये चीज़ बेकार है, इसे ना कर दो अच्छा ही है, पर मर्जी है आपकी। और 1 साल में टोटल लिमिट कितनी है, कहाँ पे अपने आप को मुझे रोकना है कि मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक सारे पॉइंट जरूर देखने हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। सारे बिजनेसों के लिए, कोई भी आपका बिजनेस होगा, कोई भी क्वेरी होगी यूपीआई से लेके, आज आपकी इसके अंदर सॉल्व होने वाली है। सबसे पहला बिजनेस दोस्तों इसके अंदर है आपका साइबर कैफे वाला और कस्टमर सर्विस सेंटर। क्या होता है दोस्तों, मैं एक दुकान खोल के बैठ जाता हूँ और उसे नाम देता हूँ कस्टमर सर्विस सेंटर का। लोग आ रहे हैं, ला भाई तू कैश दे दे, 2500 रुपये कैश लिया, अपने अकाउंट में जमा कर दिया, आरटीजीएस कर दी जहाँ पे जरूरत है पैसों की, यानी कि शहर से किसी को गांव में भेजने, गांव से किसी को शहर में। 250 रुपये कमीशन लेता हूँ। मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट खोल लिया या एक करंट अकाउंट खोल लिया और उसके अंदर काम करे जा रहा हूँ। रिचार्ज भी ऐसे कर रहा हूँ, बिजली के बिल में भी ऐसे कर रहा हूँ, एयर टिकटिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश ले लेके जमा कर रहा हूँ और नाम दे दिया कस्टमर सर्विस सेंटर या साइबर कैफे। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी काम में हो रही है, जो मैं केस सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं इसी में आ रहे हैं। क्या हो रहा है, मैं ऑथराइज तो हूँ नहीं, बिना ऑथराइजेशन के ये काम करे जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने ऑफिस में एक बैंक में कन्वर्ट कर दूँ, डीडी बनाना शुरू कर दूँ, कैश जमा करके लोगों को कैश देना शुरू कर दूँ, तो क्या ही सही है। अब आपने इस केस में क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक आरबीआई से जो ऑथराइज्ड है, आपको आरबीआई से जो ऑथराइज्ड है वो ट्रांसफर गेटवे लेना है। एक गेटवे होता है, मेरे पास कई सारे क्लाइंट हैं जो ये काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऑथराइज होता है, आरबीआई ही इसको ऑथराइज करती है, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो पैसा लेके और पैसे देके। स्पेशली मैं मनी ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। जो गेटवेज होते हैं, रिचार्ज के गेटवे भी अलग आते हैं, उसके लिए भी गेटवे मिलता है अलग से, ऑथराइज गेटवे। कैसे काम करता है ये बता देता हूँ आपको मैं एक बार। ये एक मैंने गेटवे आपको दे दिया है, वैसे तो यहाँ पे कई सारे गेटवे मेरे पास भी हैं, आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कैसे गेटवे खुलवाना है, ये फैसिलिटी मैं भी आपको दे सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप इस साइट पे जाके भी एक अपना गेटवे खुलवा सकते हैं। अभी गेटवे काम कैसे करता है और आप क्या काम करते हो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आप कितने गलत तरीके से काम कर रहे हो और काम एक्चुअल में होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको आरबीआई अप्रूव एक गेटवे लेना होता है, यानी कि हो सकता है कि आप एक बड़ी कंपनी ने गेटवे ले लिया, उसमें क्या करती है अपने एजेंट भी बना देती है, जैसे हमारी कंपनी भी है, गेटवे ले लिया। अब वो क्या करेगा, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे 2 लाख रुपए। एग्जाम्पल के लिए आपको लगता है कि यार दिन में मेरे पास 10 लोग आ जाते हैं 20-20 हज़ार रुपये वाले जो चाहते हैं पैसा ट्रांसफर हो, तो हम क्या करते हैं 2 लाख रुपए गेटवे से जो आदमी है जो काम कर रहा है वो ट्रांसफर कर देगा आरबीआई के जो अथॉरिटी गेटवे। गेटवे का मतलब क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा समझा देता हूँ। गेटवे भी एक तरह का बैंक अकाउंट ही है जहाँ पे आप पैसा जमा कराते हैं और कर देते हैं, लेकिन ये एक अथॉराइज होता है, आरबीआई से लिंक होता है, आरबीआई ही स्पेशली इसके लिए अप्रूव करते हैं कि आप काम कर सकते हो। जैसे रोजर पे है, गूगल पे है, ये भी एक तरह के गेटवे ही है, पैसा लेने के लिए अथॉराइज है। लेकिन मनी ट्रांसफर का जब काम कर रहे हैं आप, तो आपको आरबीआई वाला ही गेटवे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप स्मॉल हैं, छोटे गाँव में हैं, आप खुद तो ले नहीं सकते, तो एजेंट गेटवे भी मिल जाता है, यानी कि बड़ी कंपनी का गेटवे भी आपको सबलेट हो जाता है। जब 2 लाख रुपए आपके आ गए,
उस कंपनी के अकाउंट में चले गए, आपने जमा करा दिए, तो वो कंपनी क्या करती है, मनी क्रिएट हो जाएगी गेटवे में। आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया गेटवे में, आरबीआई का जो गेटवे था, उसके बाद वो क्या करेगी, आपका एक अप्रूव वॉलेट होगा, एक आपका वॉलेट खोल देगी, जो कंपनी है बड़ी वाली आरबीआई अप्रूव, वॉलेट के अंदर आपके 2 लाख रुपए आ गई है। अब आप उस 2 लाख रुपए को ट्रांसफर कर सकते हो, कब, वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर करोगे जिस बंदे को चाहिए। कैसे ट्रांसफर होता है, ये जो वॉलेट है दोस्तों, लिंक होता है मोबाइल नंबर से, यानी कि एक मोबाइल नंबर पे पूरे महीने के अंदर 25,000 रुपये जा सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं है आप जितने भी ट्रांसफर कर लो, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसका भी मिस यूज ना हो, आरबीआई ने कंडीशन लगा रखी है, एक मोबाइल नंबर से 25,000 रुपये जा सकते हैं। जो मेरा क्लाइंट है वो यही करता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेता है कि भैया एक दिन में मुझे इतना पैसा लगेगा, वो जो कैश उसके पास आता है वो उसकी गेटवे में जमा कराता है, जिससे वो लिंक हो जाता है मेरे वॉलेट से, फिर वो 2 लाख ट्रांसफर कर देता है उसके वॉलेट में। अब जब जब पैसा चाहिए होता है वो मोबाइल नंबर डालता है, उसका अकाउंट नंबर डालता है और चला जाता है, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, किस बंदे का पैसा आया था, किसके थ्रू आया था, गया कहाँ से। और आप क्या कर रहे हो, आप साइबर कैफे खोल के बैठ गए हो, एक कस्टमर सर्विस सेंटर का नाम खोल के बैठ गए हो, पैसे लिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। ये बिल्कुल महा ब्लंडर है कि भैया मैंने कैश आया 2 लाख रुपये अकाउंट में जमा कर दिया, करंट तो छोड़ो, सेविंग के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे भी केस मेरे पास आ रहे हैं, और फिर जहाँ जहाँ चाहिए उसको आरटीजीएस कर रहे हैं 1% 2 कमीशन के लिए या 2% कमीशन के लिए। तो आपको अगर काम करना है तो इसी तरीके से करना है, दूसरे तरीके से नहीं करना दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इनकम टैक्स के अंदर आने वाली है अगर आप कैश में करते हो तो। अब दोस्तों इस केस के अंदर आईटीआर कैसे भरोगे आप, भाई आपने सब काम कर लिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अथराइज आरबीआई का गेटवे भी ले लिया या आप बिना गेटवे के काम कर रहे हो, तो आपने करना है, आपकी जो सिर्फ कमीशन इनकम है सिर्फ वही काम आएगी। यानी कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने बोला जी मुझे 25,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, तो 25,000 रुपये आपने उससे ले लिए और आपने 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए दूसरे अकाउंट में, ट्रांसफर हो गई है। आपने बोला भैया 25,000 के 250 रुपये लूंगा मैं, तो आपकी इनकम सिर्फ 250 रुपये दोस्तों, 250 रुपये। आप अपनी आईटीआर के अंदर इस 250 रुपये को दिखाओगे, ये जो 25 आया और गया, आया भी है गया भी है, वो आपकी इनकम नहीं है, सिर्फ आपने एज ए एजेंट उसके बिहाफ पे काम करा है, आपकी इनकम ये है। आप इसको अपनी इनकम मानोगे और जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो उसमें माइनस करोगे, नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करोगे। इसके केस में जो आप वैसा काम कर रहे हो बिना गेटवे के, उसमें भी दोस्तों काम तो इसी तरह का होगा, लेकिन बैंक वाले को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप गेटवे के बिना काम कर रहे हो, बिना वॉलेट के काम कर रहे हो। तो आप कमीशन इनकम को मान के अपनी आईटीआर को इसमें भर सकते हो। तो पहला बिजनेस मेरा कवर हो गया है इस तरीके से। अब यूपीआई का दूसरा बिजनेस जो सबसे ज़्यादा कॉमन और जनरल है, सब दुकानों पे आपको क्यूआर कोड मिलेंगे, कॉस्मेटिक की हो, बेकरी की हो, खाने पीने की, किसी भी तरह की आप यूपीआई लेते रहते हो। जनरल स्टोर मान लेता हूँ, सारे केस कवर कर रहा हूँ दोस्तों इसमें, सिर्फ यूपीआई नहीं है, कैश भी हो सकता है आपके पास, आरटीजीएस एनएफटी भी आ सकती है, आपने पोस्ट मशीन ले रखी हो, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, स्कैन कर रहा हो क्यूआर कोड, वो भी आ जाएगा। इसमें मेरी एडवाइस क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप करंट अकाउंट करिए, सबसे पहले आपको एक करंट अकाउंट खोलना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सारा काम अपने सेविंग अकाउंट से शुरू करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपकी 10 लाख पार हो रही है एक साल में, हालांकि ऐसी कोई लिमिट है नहीं कहीं पे भी लिखी हुई, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 9-10 लाख तक आपका होता है तो आप अपने सेविंग अकाउंट से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल जाएगा, इतना मैनेज हो जाएगा। क्योंकि करंट अकाउंट खोलना ये सब करना ईजी काम नहीं है, 25,000 रुपये अपने ब्लॉक करना करंट अकाउंट के अंदर। तो आपका अगर लग रहा है आपको कि 9-10 लाख पार हो रहा है एक साल के अंदर, तो आप करंट अकाउंट खोलिए, उसी का क्यूआर कोड लीजिए और अपना मोबाइल नंबर भी उसी से कनेक्ट कीजिए, ताकि जो भी पैसा आए आपके करंट अकाउंट में जाए सीधा, बिजनेस का करंट अकाउंट जो है। और उसके अंदर कोई भी पर्सनल यूपीआई मत लीजिए। कई बार होता है वो आया, यार काम कर दे, मैं तो यूपीआई कर देता हूँ, तो मुझे 500 रुपये कैश दे देगा, तो गले में बड़े हुए, तो कहता हाँ ले ले यार, कैश ले ले, यूपीआई दे दे, ये काम भी बहुत चलता है। या फैमिली वाला आया, कहते बस कैश बहुत इकट्ठा होता है, मैं तो यूपीआई करता हूँ, मुझे कैश की जरूरत है, दे दे, ये भी कर दिया। या आपने सिर्फ पिज्जा खा लिया। इसके अंदर सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी। मैंने जो वीडियो बनाई थी सेविंग की और करंट की, उसमें बताया था कि करंट अकाउंट बिजनेस का है, उसे सिर्फ बिजनेस की तरह यूज़ करिए। आपको जो भी पैसा चाहिए अपने खर्चे के लिए, आप मंथली 5,000 10,000 अपने सेविंग में ट्रांसफर करिए, वहाँ से अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन करिए। करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ बिजनेस आएगा, बिजनेस। ये जनरल स्टोर है, जो आप आइटम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसी की पेमेंट आएगी और उसी की पेमेंट जाएगी। जितना भी काम है ऑनलाइन इसी अकाउंट में आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि मेरी लिमिट साल के अंदर 40 लाख तो पार नहीं हो गई है। अगर मैं गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई भी आइटम बेच रहा हूँ, 40 लाख है। अगर प्रोफेशनल हूँ तो कोई मेरी लिमिट साल के अंदर 20 लाख पार तो नहीं हो गई है। कई लोगों का मेरे पास कमेंट आया यूट्यूब में कि सर मेरी साल की लिमिट 1 करोड़ पार हो गई है और जीएसटी नंबर भी नहीं है। तो भैया इनकम टैक्स में तो गया वो 1 करोड़ की सेल कर गया, ना आइटम भरी ना कुछ, जीएसटी वाले पीछे पड़ जाएंगे और अपनी पास से जीएसटी पे करना पड़ेगा उसको, कुछ भी हो जाए।
यानी कि जीएसटी का माल खरीद के भी लाया, वो वहाँ भी पे करा, जीएसटी इसने चार्ज भी नहीं करा यहाँ पे, क्योंकि उसकी टर्नओवर 40 लाख पार हो गई है तो अब जीएसटी करेगा। तो 40 लाख पार होते ही आपको जीएसटी चार्ज करना है आइटम के केस में, 20 लाख प्रोफेशनल के केस में जहाँ पे गुड्स की मूवमेंट नहीं है, जैसे चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब चीज़ होते हैं। डॉक्टर में जीएसटी माफ है। वैसे मेडिसिन की बात करो, मेडिसिन में भी आपको 40 लाख की लिमिट लगेगी आपकी, 20 लाख प्रोफेशनल केस में। तो जब आप इस तरह कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी कोई इनकम टैक्स में लिमिट नहीं है इसको लेके, लेकिन जीएसटी में लिमिट है, जीएसटी वाले विषय पड़ जाएंगे। अब इस केस में आईटी कैसे फाइल करोगे दोस्तों, वो बताता हूँ। अगर आप काम कर रहे हो, सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है यूपीआई का, कैश का, ऑनलाइन कोई सा भी, तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है यार कि मेरी वो इनकम तो नहीं है। कोई भी पैसा आ सकता है, मैं भी यूपीआई लेता हूँ लोगों से, मैं भी ठीक कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी इनकम नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स वाले को, बैंक वाले को ये नहीं पता। बैंक वाले क्या मैच करते हैं, वो आपके पैन को वैलिडेट करते हैं, वो देखते हैं कि इस बंदे के अकाउंट के अंदर 40 लाख की यूपीआई हुई है, और पैन नंबर पे देखा तो पता चला वो स्टूडेंट ही है, वो तो आज तक आईटीआर नहीं भरता। तो कहता है मिसमैच है यार, इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है सस्पिशियस, और इतना ट्रांजैक्शन वो आईटीआर के अंदर आईटीआर नहीं गई है, तो चेक करो। जो पैसा आया है वो जिम्मेदारी तो हमारी है, हमें बताना है कि ये मेरी इनकम नहीं थी, ये तो मैंने पापा से पैसा आया था कॉलेज की फीस भरने के लिए, दोस्त ने मुझे यूपीआई कर दिया था, उसे कैश की जरूरत थी, ये हमें बताना पड़ेगा। बाद में दिक्कत ये आती है, इनकम नहीं है मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रूफ तो हमें करना पड़ेगा ना, इतना झमेलेबाजी पाल लेते हैं हम। अब इसकी आईटीआर कैसे फाइल करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं मान के चलता हूँ कि एक किराने वाला था, परचून की शॉप वाला था, उसके पास कैश में यूपीआई दोनों सेल करता था। वो आया, उन्हें क्यूआर कोड रखा हुआ है, एक आदमी ने बिस्कुट का पैकेट लिया, क्यूआर कर दिया, किसी ने नमकीन ली, उसे कैश दे दिया। तो वो अपनी आईटीआर कैसे भरेगा, दिखाएगा कैसे, आईटीआर का फॉर्म भी है जिसमें भरना है। मैं मान के चलता हूँ उसे पूरे साल के अंदर 25 लाख की यूपीआई उसके अकाउंट में आई, 10 लाख उसके पास कैश आया। अभी 10 लाख उसने कैश बैंक में जमा कराया नहीं कराया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी चॉइस है, आपको दिखाना है नहीं दिखाना है। अगर कैश आया है तो आपके माल बेचने पे ही आया है, तो आपको आइटम में दिखाना चाहिए, जैसे प्रोफाइल अच्छा होता है। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपने 25 लाख में से। कई बार होता है फैमिली से पैसा आता है, इधर से पैसा आता है, या मैंने किसी से पैसा लिया, उसे कैश दे दिया बदले में, उसे जरूरत थी, तो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरी ये टर्नओवर नहीं है, मेरी सेल नहीं है, मैंने 5 लाख माइनस कर दिया। अब आपको इस 5 लाख का भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मेरे पास कहाँ से आया था और किस पर्पज़ के लिए आया था, ताकि आप बता सको कि भैया मेरी सेल 25 नहीं है, मेरी सेल 5 लाख, 5 लाख माइनस करने के बाद 20 लाख है। प्रूफ कैसे करोगे, ऑफिसर तो बोलेगा 25 लाख आपके अकाउंट में आया है, सारा पैसा आपका दुकान का बेचा हुआ है, आपकी सेल तो ये है। आप बोलोगे नहीं नहीं भैया 5 लाख तो फैमिली से आया है, दोस्त से आया है, वो बोलेगा प्रूफ कर, यहाँ मैं फंस गया। इसलिए मैं कहता हूँ करंट अकाउंट के अंदर पर्सनल ट्रांजेक्शन मत करिए। फिर भी आप कर चुके हो पिछले साल या इस साल अभी जो चल रहा है, तो उसको माइनस कर लीजिए, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मेरी सेल जो आ रही है 20 लाख ये आ गई, 10 लाख आ गई मेरी यहाँ पे, ये मेरी सेल है एक्चुअली में, सेल जो मुझे अपनी आईटीआर के अंदर कायदे से दिखानी चाहिए। इनकम टैक्स के हिसाब से वो कहता है जो पैसा बैंक में आया है, मतलब ऑनलाइन आया है, तो 6% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जो कैश का है उसका 8%। प्रॉफिट है तो क्या होगा, यहाँ मेरा प्रॉफिट हो गया 1.2 लाख, यहाँ पे हो गया 80,000, टोटल प्रॉफिट मेरा एक साल का आ गया 2 लाख। अब कायदे से तो 2.5 लाख से नीचे माफ है, आपको आईटीआर नहीं भरनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन इतनी हो चुकी है, इनकम टैक्स में जवाब भी देना है, मिसमैच ना आए, बैंक वाला नोटिस ना भेजे, इनकम टैक्स ना भेजे, तो मैं चाहूँगा आप अपनी इसको आईटीआर को जरूर भरें, इस सेल को दिखाएं, इस लोन को 5 लाख जो आया ये भी दिखाएं, और ये प्रॉफिट दिखा के मिनिमम है, आप इसे ज़्यादा भी दिखा सकते हो अगर एक्चुअल में है तो, ये मिनिमम है 2 लाख का आप प्रॉफिट दिखाएंगे। इससे क्या होगा, बैंक वाला जब भी पैन को मैच करेगा या इनकम टैक्स वाला मैच करेगा तो चेक कर लेगा, हाँ यार यूपीआई 25 लाख की आई थी, 20 लाख की ने सेल दिखाई है, 5 लाख का लोन दिखाया, मोटा मोटा मैच है, इसमें ज़्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको फेस करने से बच जाऊँगा। गलत तो कुछ नहीं कर रहा, पहले भी गलत नहीं कर रहा था मैं, यहाँ भी गलत नहीं कर रहा था, मैं टैक्स लायबिलिटी के अंदर आ ही नहीं रहा था, मैंने नहीं भरी, भरने से क्या होगा, मैच हो जाएगा, कम से कम मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, वरना अननेसेसरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब दोस्तों आईटीआर के अंदर कहाँ आता है वो भी दिखाता हूँ। आईटीआर का जो पेज है ये दोस्तों आईटीआर का पेज, जब आईटीआर 4 भरेंगे तो एक सेक्शन होता है 44 AD, ये उनके लिए जो आइटम खरीदते बेचते हैं। ये देखिए यहाँ आ रहा है ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स, यहाँ पे आप दिखा देंगे 20 लाख। 2 पार्ट है दोस्तों उसके अंदर, एक बैंक से आया और एक कैश से आया। मैंने माना बैंक से 20 लाख आया और कैश में आपके पास आया था 10 लाख, ये 10 लाख आ गया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे 6% 8% दोनों का, अगर चेक से आया है तो यहाँ 6% 1.2, जो कैश से आया उसका 8% वो 80,000 था, टोटल 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख की इस तरह से मेरा प्रॉफिट में दिखा दूंगा। कोई और इनकम है, सेविंग का इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएंगी और आप अपनी आईटीआर इस तरह से भर सकते हो
जो लोग ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, सब इसके अंदर आते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों 2 बिजनेस मैंने कवर कर लिए, अब आता है मेरा तीसरा फैमिली ट्रांसफ़र। इसमें यूपीआई लेते हैं मोस्टली स्टूडेंट, रिवॉर्ड और कैशबैक वाला। और लिमिट कितनी है 1 साल के अंदर, वो मुझे बताना है आपको। 3 क्वेश्चन के जवाब इस पीपीटी में मिलेंगे आपको। अब आपने रिकॉर्ड क्या करना है दोस्तों, सब ट्रांजेक्शन तो कर रहे हो, ये वाला कर लिया, फैमिली का ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब यहाँ पैसा आ गया, मेरे फादर ने मुझे पैसा दिया बहुत सारे कामों के लिए। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, स्कूल की फ़ीस देता हूँ या अपनी कॉलेज की फ़ीस देता हूँ, सामान खरीदना है मेरे को, हॉस्टल किराया देना है, अपने खर्चे के लिए करने हैं। अब मेरे पास पैसा तो आ गया, 25-30 लाख रुपए आ गए यूपीआई, लेकिन आईटीआई तो भरता नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, उसको क्या पता, इनकम टैक्स वाले को, बैंक वाले को क्या पता कि किस चीज़ का आया है। वो तो 2 साल बाद पूछेगा कि भैया आपके आईटीआर से मैच नहीं हो रहा है, आपके आईटीआर 0 है, पैसा आया हुआ 25 लाख रुपए, क्यों आया इतना पैसा। तो आपने क्या करना है, आपने पूरी स्टेटमेंट रखनी है संभाल के, हर महीने निकाल के, अगर कर चुके हो पिछले साल की तो पूरे साल की, या इस बार आपकी मजबूरी है कि यूपीआई करना है तो आप स्टेटमेंट निकाल के रखिए। उसमें आपने 2 चीज़ें रखनी है, क्या, कहाँ से पैसा आया और पर्पस क्या है, ताकि आप सिर्फ ये प्रूव कर सको कि मेरी ये इनकम नहीं है। जैसे स्टूडेंट के केस में मैंने बताया, अगर पैसा आया है तो आप ये कह सकते हो कि मेरे फादर से आया था, उनका नाम भी दिख रहा है इसमें, इतना अमाउंट है, उनकी स्टेटमेंट से आया है, और मेरे पर्सनली उसके लिए आया है, मेरी इनकम नहीं है। फादर में बेटे में कोई इनकम का रिलेशन तो हो नहीं सकता, और ना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी। 2 साल बाद तो याद भी नहीं रहेगा क्या है क्या नहीं है, तो आपको आज ही ये काम करके रखना पड़ेगा। अपनी स्टेटमेंट, जहाँ से पैसा आया उसकी स्टेटमेंट, उसको मैच करके रखना पड़ेगा। उसका पर्पस क्या, यूज़ क्या है, ये भी जरूरी है बताना कि भैया देखो मेरे पास पैसा ट्यूशन के लिए आया था, कॉलेज की फ़ीस के लिए आया था, और मैंने आगे कॉलेज की फ़ीस अगले दिन दे भी दी, तो मेरा यूपीआई मैच हो गया, ये मेरी इनकम नहीं है। मुझे इनकम टैक्स वालों को ये प्रूफ करना है कि ये मेरी इनकम नहीं है। अगर इनकम नहीं है तो मैं बताऊंगा मेरा लोन होगा, फ्रेंड से आया होगा, हो सकता है मैंने पे किया और ना किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोन आया बताऊंगा कैसे, उसके लिए मुझे प्रूफ तो देना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, किसी भी तरह की यूपीआई की इनकम टैक्स में कहीं पे भी, चाहे कैश हो, चाहे यूपीआई हो, ऑनलाइन, आरटीजीएस, एनएफटी, पॉस, P2P जो भी होता है, किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। जीएसटी के अंदर ध्यान रखना है आपको, 40 लाख और 20 लाख पार ना हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका पार हो गया तो दिक्कत आएगी। आप चाहे 1 करोड़ कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने प्रॉपर जीएसटी पे करा है, आईटीआर फाइल करी है, तो आपका 100 करोड़ भी हो सकता है दोस्तों, उससे क्या फर्क पड़ता है। कई लोग ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन पे टैक्स नहीं लगता, मैं भी मानता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी वो सेल है, अगर आपका वो इनकम है, तो टैक्स क्यों नहीं लगेगा, ये तो आप भी बताओगे। मेरे पास जो पैसा आ रहा है, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मेरे लोन है कि इनकम है। इनकम टैक्स में तो कहते हैं कि पैसा है अभी अकाउंट में, 1 करोड़ आया है, 1 करोड़ में तो इनकम मानूंगा, तू प्रूफ कर कि ये इनकम नहीं है, लोन है। वो अपने फेवर में हमेशा बात करते हैं। दोस्तों मनी रिचार्ज होती है एक्सेट्रा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, पर मैंने बता दिया कि इसके अंदर भी जो कमीशन है, जो रिचार्ज करते हैं, उसमें सेल क्या होती है, जो आपकी कमीशन होती है, तो उस कमीशन, इस केस में भी कमीशन जो है आपकी जीएसटी लिमिट में आनी चाहिए। ऐसा ना वो 40 लाख पार हो गई है, 20 लाख पार हो गई है, क्योंकि वो बिजनेस मेरा क्या है, प्रोफेशन है, तो उसके अंदर 20 लाख की लिमिट है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। रिचार्ज करते हैं, कमीशन मिलती है, ओनली 20 लाख की लिमिट है। और कायदे से कमीशन के केस में शुरू से ही जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, पहले दिन से ही, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मुझे लगता है दोस्तों आज आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे यूपीआई से जुड़े हुए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी हो और अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि अगले हफ्ते मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं वीडियो गेम के ऊपर, कि जो लोग वीडियो गेम में जीत रहे हैं किस तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं, और इनकम टैक्स का नोटिस ना आए उसके लिए उन्हें अपनी आईटीआर कैसे भरनी चाहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ में एक बात बता दूं, जितना हो सके इस वीडियो को यूपीआई वालों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो कॉलेज में काम कर रहे हैं या जो काम नहीं कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं और यूपीआई लिए जा रहे हैं, दुकान पे यूपीआई लेके कैश दिए जा रहे हैं। तो जितना जा सके फेसबुक, व्हाट्सअप, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो मोबाइल गेम के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।